अगले वक्ता के रूप में मैं श्वेता यादव जी से आग्रह करता हूँ। शोधार्थी हिंदी विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय, आप आए और अपने विषय पर अपनी बात रखें। श्वेता यादव। आप सभी को नमस्कार। मेरा विषय है उपनिवेशवाद और हिंदी उर्दू कहानी सोजे वतन एवं अंगारे के संदर्भ में। मैं समय का ध्यान रखूंगी, इसलिए बहुत जल्दी बोलने का प्रयास कर रही हूँ, जिससे मेरा पूरा विषय समेटा जा सके। उपनिवेशवाद के दौर में अनगिनत किताबों को प्रतिबंधित किया गया, क्योंकि लेखकों ने भारतीय जनता में जागरूकता का भाव जगाने का प्रयास किया। हम सभी जानते हैं कि साहित्य ने इतिहास की प्रत्येक घटनाओं को दर्ज करने का काम किया। ऐसे में यह जरूरी है कि उन जब्त हुई रचनाओं पर बात की जाए, जिससे यह ज्ञात हो सके कि आखिर उन रचनाओं में ऐसा क्या लिखा गया था जिसे ब्रिटिश सरकार भयभीत हुई और उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आप देखेंगे कि इन रचनाओं में क्रांतिकारी चेतना का आह्वान करके जोरदार ढंग से लिखा गया, जिसकी चुभन अंग्रेजी सत्ता को हुई और इन्हें प्रतिबंधित किया गया। उपनिवेशवाद के इस पूरे दौर में ऐसी घटनाओं की श्रृंखला आती है जो दमन और शोषण के विरुद्ध साधारण जनता के विरोध और प्रतिरोध को व्यक्त करती थी। यह सोचने की बात है कि इन रचनाओं को जब्त करने की वजहें क्या थी। उस दौर में ब्रिटिश सरकार ने अपनी बात को कहने या बोलने को जुर्म माना। ऐसे समय में इन साहित्यकारों ने बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने समाज में राष्ट्रीय चेतना और अंग्रेजों की अधीनता से मुक्त होने की भावना से भारतीय जनता को प्रेरित किया। पराधीनता के बंधन से मुक्त होने की आकांक्षा तथा इन बेड़ियों को तोड़ देने की प्रबल भावना के साथ इन लेखकों ने ओजपूर्ण भाषा को अपना हथियार बनाया और तत्कालीन समाज की सच्ची तस्वीर सामने रख दी, जिसमें भूखे और बिलखते भारतीय समाज का वास्तविक रूप दिखाई देता है। हम देखते हैं कि ये वही रचनाएं थीं जिनमें स्वतंत्रता प्राप्ति की अग्नि विद्यमान थी। ऐसी रचनाओं में प्रेमचंद का सोजे वतन महत्वपूर्ण है। ऐसे ही किंतु कई मायनों में बिल्कुल अलग अंगारे कहानी संग्रह को इसकी आगे की कड़ी के रूप में मान सकते हैं। दोनों ही कहानियां प्रतिबंध का शिकार हुई, लेकिन इनके कारण अलग अलग थे। सोजे वतन पर राजद्रोह का दोष लगा, वहीं अंगारे पर सामाजिक, धार्मिक या मजहबी टिप्पणी करने के आरोप में प्रतिबंधित किया गया। अंगारे के प्रतिबंधित होने के कारण में भारतीय समाज की वह युवा चेतना थी जो हर कीमत पर बदलाव चाहती थी। नवाब राय के नाम से प्रेमचंद ने सोजे वतन की भूमिका को दिवाचा शीर्षक से लिखा है। इस भूमिका से कई बातें जाहिर होती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे 20वीं सदी के पहले दशक का भारत अपने अनगढ़ समाज को नया रूप देने की कोशिश करने में लगा था। प्रेमचंद ने सोजे वतन में केवल कहानियां ही नहीं लिखी हैं, उसमें बहुत कुछ ऐसा था जिसने संस्कृतियों की टकराहट में आम जनजीवन और अपने समाज को करीब से देखा। इन कहानियों में हताश भारतीयों के भीतर एक उमंग की लहर छोड़ देने की कोशिश नजर आएगी। आप पाएंगे कि इन कहानियों में विरोधी शक्तियों से लड़ने की ताकत मौजूद है। स्वाधीनता की इस अभिव्यक्ति की लड़ाई में भारतीयों का संघर्ष और उनके तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिवेश की तस्वीरें एक एक करके इन कहानियों द्वारा उभरने लगती हैं। सोजे वतन इसी का प्रतिफलित रूप है। एक लंबे अरसे के संघर्ष ने स्वाधीनता की चेतना को प्रौढ़ कर दिया था। शिक्षा के प्रसार ने गुलाम भारतीयों को अपने यथार्थ से परिचित कराया। गुलामी के एहसास ने भारतीयों की आत्मा को भीतर से झकझोर दिया। ब्रिटिश सत्ता की अत्याचारों के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन होने लगे थे, लेकिन अंग्रेजी सरकार भारतीयों को कोल्हू का बैल यानी गुलाम बनाए रखकर अपना काम साधते रहना चाहती थी। राजनीतिक गतिविधियों ने भी भिन्न प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। बंगाल विभाजन इस समय की हलचलों में सबसे बड़ी घटना थी, जिसने व्यापक आंदोलन का रूप लिया। अतः ऐसे ही समय में भारतीयों के संघर्षों ने तमाम उत्तरदायी शक्तियों से होड़ लेते हुए भारत की एक नई तस्वीर रचने का साहस किया। इसी भारत का बयान प्रेमचंद ने सोजे वतन में रचा है, जिसका प्रकाशन 1908 में होता है। इस कहानी संग्रह में 5 कहानियों का संकलन है। सोजे वतन उर्दू में प्रकाशित हुआ था। सोजे वतन का अर्थ है देश का मातम।
हम कह सकते हैं यदि प्रेमचंद अपने समय तथा देश की स्थिति पर नजर डालते हैं तो उन्हें चारों तरफ मातम नजर आता है। ऐसे समय में लेखक ऊर्जा से भरपूर ऐसी कहानियां रचता है जिसमें देश प्रेम, बलिदान, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का गुणगान, स्वदेश के प्रति अनुराग, पराधीनता से मुक्ति, आजादी की ललक आदि का भाव व्यक्त हुआ है। प्रेमचंद ने सोजे वतन की भूमिका में लिखा है कि हर एक कौम का इल्म और अदब अपने जमाने की सच्ची तस्वीर होता है। जो ख्यालात कौम के दिमागों को मुतहरिक, सक्रिय करते हैं और जो जज्बात कौम के दिलों में गूंजते हैं वो नज़्म नस्र, पद्य गद्य के सफ़ों में ऐसी सफाई से नजर आते हैं जैसे आईने में सूरत। हमारे लिटरेचर का इब्तिदाई दौर था कि लोग गफलत के नशे में मतवाले हो रहे थे। इस जमाने की अदबी यादगार बज्जू अलावा आशिकाना गजलों और चंद फहास किस्सों, अश्लील कहानियों के और कुछ नहीं। दूसरा दौर उसे समझना चाहिए जब कौम के नए और पुराने ख्यालात में जिंदगी और मौत की लड़ाई शुरू हुई। इस्लाहे तमद्दुन, सांस्कृतिक सुधार की तजवीजें सोची जाने लगी। इस जमाने के कसस व हिकायत, किस्से तथा कहानी ज्यादातर इस्लाह, सुधार और तजदीद, नवीनता की ही पहलू लिए हुए हैं। अब हिंदुस्तान के कौमी ख्याल ने बलोगियत, बालगीपन, बुद्धिमत्ता के जीने पर कदम और बढ़ाया है और हुब्बे वतन के जज्बात लोगों के दिलों में उभरने लगे हैं। क्यों कर मुमकिन था कि इसका असर अदब पर न पड़ता। ये चंद कहानियां इसी असर का आगाज, प्रारंभ है और यकीन है कि जो हमारे ख्याल वसी विस्तृत होते जाएंगे, इसी रंग के लिटरेचर की रोज अफजो प्रतिदिन बढ़ना, फरोग, उन्नति होता जाएगा। हमारे मुल्क को ऐसी किताबों की अशद सख्त जरूरत है जो नई नस्ल की जिगर पर हुब्बे वतन, देश प्रेम की अजमत, महिमा का नक्शा जमाए। इस संग्रह की 5 कहानियां हैं। ये कहानियां स्वाधीनता की चेतना प्रदान करने वाली जागरूकता के अभियान की तरह हैं। प्रेमचंद ने लिखा कि सच्चे देश प्रेमी के खून का आखिरी कतरा दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। एक प्रवासी भारतीय के द्वारा देश प्रेम को उजागर करते हुए, अपनी मिट्टी से प्रेम, अपनी जमीन से लगाव की भावना को प्रकट करते हुए यही मेरा वतन है कहानी लिखते हैं। शेख मखमूर देश सेवा के लिए स्वयं को न्यौछावर कर देने वाले देशभक्त का प्रतिनिधित्व करता है। शोक का पुरस्कार, यह कहानी ऐसी है जो भारतीय एवं पाश्चात्य संस्कृतियों में अंतर करते हुए सौंदर्य के मूल्य स्थापित करती है। जोसेफ मैजिनी, इटली के देश प्रेमी और उसकी प्रेमिका मैगलिन के द्वारा देश सेवा का उदाहरण पेश करते हुए सांसारिक प्रेम और देश प्रेम कहानी लिखते हैं। अंततः नवाब राय की इन कहानियों से अंग्रेज सरकार भयभीत हुई और सोजे वतन को जब्त कर लिया गया। इसकी प्रकाशित 700 प्रतियों को जला दिया गया। आज हम इन कहानियों को पढ़ते हुए सोचते हैं कि प्रेमचंद ने ऐसा क्या लिखा जिसे ब्रिटिश सत्ता इसे प्रतिबंधित करने पर मजबूर हुई। वास्तव में सच बोल देने की मनाही तब होती है जब निरंकुशता का शासन हो। इसी निरंकुश शासन का पर्दाफाश इन कहानियों के भीतर होता है। प्रेमचंद चरित्रों एवं स्थितियों के माध्यम से अपने समय का संकेत देते हैं। अतः इन कहानियों में राष्ट्रीय भावना और देश प्रेम से आशंकित होकर ब्रिटिश सरकार ने सोजे वतन को जब्त कर लिया। अंगारे की कहानियां भारत के चौथे दशक के ठहरे हुए समाज में मची हुई हलचल का वर्णन करती हैं, जो सीधे तौर पर सामाजिक बदलाव चाहती थी, जिसके लिए इनके लेखकों ने कई चुनौतियों को स्वीकार करने का मादा रखा। इस संग्रह के चारों लेखक एक वर्ग विशेष से संबंधित हैं, लेकिन बावजूद इसके अंगारे की कहानियां ऐसे प्रमाणों का दस्तावेज हैं जो भारतीय समाज के तथाकथित सामाजिक, धार्मिक, नैतिक रूढ़ियों पर चोट करती हैं। यह कहानी संग्रह प्रकाशित होते ही एक आंदोलन की तरफ फैल गया। केवल 5 प्रतियों को छोड़कर सभी जला दी गई। जहां सोजे वतन पर अंग्रेजों द्वारा राष्ट्रद्रोह का आरोप लगा, वहीं अंगारे के प्रतिबंधित होने के कारण में सामाजिक, धार्मिक रूढ़ियों और कुरीतियों पर प्रहार कारण बना। 1908 में सोजे वतन प्रकाशित हुआ। उसमें प्रेमचंद ने ऐसी ही किताबों की जरूरत बताई जिसमें समाज के यथार्थ का बयान हो। प्रेमचंद के सोजे वतन कहानी संग्रह को वास्तव में अंगारे कहानी का आरंभिक प्रयास मान सकते हैं। अंगारे ने वास्तव में साहित्य की जमीन पर यथार्थ की नींव रखी, अपने समाज के वर्तमान को, उसके सच को हुबहू सामने रखा। अंगारे को हम युवा पीढ़ी और सांस्कृतिक बदलावों का निचोड़ कह सकते हैं। इन लेखकों ने मुस्लिम समाज की धार्मिक मूल्यों, सामाजिक विश्वासों, गरीबी, बेचारगी, शिक्षा का अभाव, स्त्रियों की वास्तविकताओं और रूढ़ियों पर धड़ल्ले से लिखा। कुछ मुद्दे ऐसे थे जिन पर बात करना उस जमाने में दोजख की आग बराबर थी, लेकिन इस पर न केवल इन्होंने लिखा ही बल्कि पूरे समाज को आईना दिखाने का काम किया। इन्होंने मुस्लिम समाज की तमाम खोखले नियमों और कड़ाई की खुलेआम निंदा की। इन लेखकों ने स्वीकार किया कि धार्मिक कुरीतियों को दिखाने के लिए इस्लाम का क्षेत्र चुनने से यह तात्पर्य बिल्कुल नहीं था कि उन्हें इस्लाम से जातीय दुश्मनी थी।
बल्कि इस्लाम के अधिक करीब होने के कारण कई धार्मिक कुरीतियों और रूढ़ियों में घुटते आम आदमी की वास्तविकता को उचित रूप से प्रतिबिंबित करना अधिक जरूरी समझते थे। अतः ऐसा होते देख समाचार पत्रों लेखों में अंगारे व इसके लेखकों की कड़ी आलोचनाएं निकलने लगी। मजहब पर, धर्म पर इस तरह की बात लिखना बड़ी चुनौती थी। शकील सिद्दीकी लिखते हैं, अंगारे की कहानियां आज भी बेचैन करती हैं। धार्मिक उन्माद तथा सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध पाठकों को आंदोलित करने की सामर्थ्य अभी उनमें बाकी है। बुरे की निर्भीक आलोचना का साहस वो अब भी देती हैं। अंगारे के प्रकाशन ने कई जरूरी मुद्दे उठाए। इसने पारंपरिक साहित्य की पलायनवादी प्रकृति की घोर आलोचना करते हुए समकालीन सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं पर जोर दिया। इसने अतीत के मलबे से साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण करने का प्रयास किया। अंगारे की कहानियां राजनीतिक स्तर पर हो रहे बदलावों का प्रभाव हमारी जनता पर कैसे पड़ा या पड़ सकता था, इस बात की दलील देती हैं। इन लेखकों ने अपने समय के प्रति सचेत होकर समाज की बुराइयों और रूढ़ियों पर खुलकर लिखा, जिसके कारण समाज में गहमागहमी मच गई। चारों तरफ धरना प्रदर्शन और आंदोलन होने लगे। आज यह सोचना जरूरी है क्योंकि विचारों की लड़ाई में इन लेखकों ने साहित्य का पैमाना बदला और शिल्प के तेवर को एक नए लहजे में पेश किया। जिन किस्से कहानियों को लेकर साहित्य बढ़ रहा था, उसमें यथार्थ का रुख करने में अंगारे महत्वपूर्ण हुआ। ये चारों लेखक न केवल सामाजिक स्तर पर ही बल्कि रचना के स्तर पर भी कई मानदंडों को तोड़ने में सफल हुए। अंगारे परंपराओं और रूढ़ियों के खिलाफ एक परिष्कृत विरोध था। ये कहानियां सीधा कटाक्ष और व्यंग करती हैं। अंगारे की कहानियां वास्तव में अन्याय और असमानता के विरुद्ध निरंतर संघर्ष और सामाजिक उत्थान की उम्मीद है। ये कहानियां सामाजिक रूढ़िवादिता के साथ साथ पारंपरिक साहित्यिक तकनीकों को भी चुनौती देती हैं। सच कहा जाए तो अंगारे की कहानियां साधारण व्यक्ति के जीवन संघर्ष को दिखाने का प्रयास करती हैं। अतः मजहबी अंधविश्वास पर इस प्रकार की टिप्पणियों कटाक्षों को न बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में 1933 में शिया कॉन्फ्रेंस ने ब्रिटिश सरकार से अंगारे को प्रतिबंधित करने की मांग की। इसके प्रकाशन ने चारों तरफ दंगे का माहौल उत्पन्न कर दिया। लेखकों को धमकियां मिलने लगी थी। राशिद जहां इस संग्रह की एकमात्र लेखिका थी, उन्हें इस कटुता का अधिक सामना करना पड़ा। शकील सिद्दीकी लिखते हैं कि अंगारे क्या छपी, तूफान उठ खड़ा हुआ। अंगारे की कहानियां जिन जिन लोगों की सत्ता और स्वार्थ पर चोट कर रही थी, जिन चेहरों पर से नकाब हटा रही थी, वह सक्रिय हो उठे। संकलन पर आरोप लगाया गया कि यह इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ यूरोपीय यानी अंग्रेजी शिक्षा के नशे में चूर चंद सरफिरे नास्तिक नौजवानों की सुनियोजित साजिश है। वे इस्लाम और इस्लाम की शिक्षा देने वालों को बदनाम करना चाहते हैं। इससे मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई हैं तथा इस संकलन की कहानियां और एकांकी नौजवानों के चरित्र पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। अतः संयुक्त प्रांत की काउंसिल ने 15 मार्च 1933 को आईपीसी की धारा 295A के तहत अंगारे को जब्त कर लिया गया। हालांकि सेंसरशिप और उत्पीड़न से डरने के बजाय अंगारे के लेखकों ने माफी मांगने से इनकार किया और आगे भी ऐसे ही लिखते रहने का वादा किया। उन तमाम आलोचनाओं और कड़ी निंदा के बावजूद ये लेखक बोलने की आजादी, हक की बात करने के लिए अडिग थे। इन्होंने समाज में व्याप्त उन सभी पहलुओं को उजागर किया जहां धर्म का नाम लेकर उत्पीड़न का रास्ता तैयार किया जाता था। धीरे धीरे विकसित होते उस भारतीय समाज में क्रांति की चेतना उत्पन्न होने लगी थी, जो इन तथाकथित सभ्य संस्कृति के आड़ में शोषण करने वाली शक्तियों का तख्ता पलट चाहती थी। अतः अपने लेखन के माध्यम से पारंपरिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संस्थानों के मौजूदा मानदंडों पर इन्होंने हमला किया। इस तरह हम देखते हैं कि अंगारे कहानी संग्रह ने वास्तव में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की पृष्ठभूमि बहुत पहले तैयार कर दी थी। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद के प्रयासों से सन 1936 में हुई, जिसकी नींव अंगारे के जब्ती के दौरान ही पड़ चुकी थी। 1935 लंदन में तैयार इसके मैनिफेस्टो को प्रेमचंद ने हंस में छापा। भारत में 10 अप्रैल 1936 को इसका पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की थी, जिसमें प्रेमचंद ने साहित्य की सामाजिक अभिविन्यास और लेखक की भूमिका को परिभाषित किया। उन्होंने परिकथाओं या रोमांटिक कहानियों को समकालीन परिस्थितियों के लिए अनुपयोगी बताते हुए खारिज कर दिया और तर्क दिया कि साहित्य को वास्तविकता से निपटना चाहिए। उर्दू की इस अत्यंत चर्चित और विवादास्पद कहानी संग्रह अंगारे का प्रकाशन 1932 में हुआ था। इसके लेखकों में सज्जाद जहीर, अहमद अली, राशिद जहां, महमूद जफर का नाम है। इस संग्रह में कुल 9 कहानियां और एक एकांकी शामिल है। सज्जाद जहीर की कहानियों में नींद नहीं आती, जन्नत की बशारत, गर्मियों की एक रात, दुलारी और फिर यह हंगामा है।
अहमद अली की कहानी बादल आते नहीं, महावटों की रात, महमूद जफर, जवां मर्दी, राशिद जहां की कहानी दिल्ली की सैर पर्दे के पीछे है। अंगारे का प्रकाशन निजामी प्रेस लखनऊ में हुआ था। सज्जाद ज़हीर की कहानी गर्मियों की एक रात में वर्ग भेद की समस्या, दुलारी कहानी में उच्च वर्गीय परिवार की नौकरानी, दुलारी के माध्यम से स्त्री यौन शोषण और असमानता पर, जन्नत की बशारत कहानी में धार्मिक अंधविश्वास और रूढ़ियों द्वारा पुरुष की अतृप्त यौन इच्छा को दर्शाया गया है। फिर यह हंगामा में कहानी में सज्जाद लिखते हैं, मजहब दरअसल बड़ी चीज है। तकलीफ में, मुसीबत में, नाकामी के मौके पर जब हमारी अक्ल काम नहीं करती और हमारे होश गायब होने को होते हैं, जब हम एक जख्मी जानवर की तरह चारों तरफ डरी हुई लाचार नजरें दौड़ाते हैं, उस वक्त वह कौन सी ताकत है जो हमारे डूबते हुए दिल को सहारा देती है? मजहब। और मजहब की जड़ ईमान है, खौफ और ईमान। मजहब की व्याख्या लफ्जों में नहीं की जा सकती, उसे हम बुद्धि के जोर से नहीं समझ सकते। यह एक अंदरूनी कैफियत है। क्या कहा? अंदरूनी कैफियत। यह कोई हंसने की बात नहीं। मजहब एक आसमानी रोशनी है जिसके उजाले में हम सृष्टि का सौंदर्य देखते हैं। यह एक अंदरूनी, खुदा के वास्ते कुछ और बातें कीजिए। आपको इस वक्त मेरी अंदरूनी कैफियत का अंदाजा नहीं मालूम होता। मेरे पेट में सख्त दर्द हो रहा है। इस वक्त मुझे आसमानी रोशनी की बिल्कुल जरूरत नहीं। मुझे तो इस तरह सज्जाद की कहानियां धार्मिक रूढ़िवादिता से निपटती हैं और यहाँ तक कि मौलवियों की पाखंड की निंदा करती हैं। ये कहानियां धार्मिक कट्टरता और वर्ग उत्पीड़न पर हमला करती हैं। अहमद अली बादल नहीं आते कहानी में लिखते हैं, आग लगे ऐसे मजहब को। मजहब रूह की तसल्ली, मर्दों की तसल्ली है। औरत बेचारी को क्या, 5 उंगली भर दाढ़ी रख के बड़े मुसलमान बनते हैं, टट्टी की आड़ में शिकार खेलते हैं। हमारे तो जैसे जान तलक नहीं। आजादी के लिए तो बस एक दीवार है। इस तरह अहमद अली ने खुदा के अस्तित्व पर सवाल उठाया। गरीब लोगों के दुख और स्त्रियों की बेबसी, बेचारगी का चित्रण करते हुए अहमद अली ने तर्क दिया कि अपने दैनिक जीवन में स्वर्ग और ईश्वर या खुदा के काल्पनिक दृष्टि के बजाय रोजमर्रा की जरूरतें उनके अधिक महत्व की हैं। महमूद जफर ने जवां मर्दी कहानी में सामाजिक संस्थानों द्वारा लिंग भेद को कैसे आकार दिया जाता है, इस बात से स्पष्ट किया है कि कैसे एक स्त्री और पुरुष का जीवन संतान संतति का पैमाना बन जाता है। इन सभी प्रश्नों के साथ स्त्रियों पर पितृसत्तात्मक रवैयों को दिखाते हुए समाज में स्त्री पुरुष संबंधी सड़ी गली मान्यताओं पर व्यंग्य करते हैं। महावटों की रात कहानी में अहमद अली लिखते हैं, अब तो कुछ हो, खुदा महज एक धोखा है। गुर्बत में गरीब रहने की तसल्ली, मासूमी में मायूस उम्मीद, मुसीबत में तकलीफ से संतुष्ट रहने का जरिया, खुदा सिर्फ धोखे की एक टट्टी। दौलत का क्या होगा, सिर्फ उतना ही चाहिए कि वक्त बसर हो जाए। रशीद जहां ने पर्दे के पीछे एकांकी में शादीशुदा स्त्री जीवन की पीड़ा को दिखाकर पुरुष की पशुता और स्त्री के प्रति उसकी घोर उपेक्षा को प्रकट किया है, जिसमें मजहब और धार्मिक मान्यताओं पर भी प्रहार किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सोजे वतन से अंगारे तक पहुंचने में हमारा भारतीय समाज कितने पड़ावों से होकर गुजरा है। यदि सोजे वतन की कहानियां देश के लिए कुछ कर गुजरने या कर्तव्य पालन का बोझ जगाती हैं, तो वहीं अंगारे की कहानियां परिवार और समाज में आम आदमी की हैसियत से असमानता और अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध की आवाज उठाती हैं। धन्यवाद।